Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel समर एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं समर एजुकेशन वर्ल्ड पर मेरी ये वीडियो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा नाइन्थ क्लास नाइन्थ की साइंस की ये वीडियो बन रही है, विषय विज्ञान। और आपको जो मॉड्यूल मिली है उनके आंसर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखिए और खूब अच्छी तरह तैयारी करिए आप, क्योंकि आपका एग्जाम है साइंस का, हाफ ईयरली वाला। लेकिन आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन्हें तो आप कवर कर लीजिएगा, है ना। इसमें मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ में ये पूरी की पूरी वीडियो आपको फाइनल एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आपके पास में अगर मॉड्यूल मिली हुई है जो आपको भरना है उसके आंसर, तो उसे निकालिए, क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं आपको पूरे आंसर। आपके रिक्त स्थान के, सही जोड़ी के, सत्य के, एक शब्द वाले सब मिलेंगे आपको। लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट डायग्राम मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा बहुत ये पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में जो मेरे शिक्षक साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की वीडियो है ये। वो भी स्टूडेंट्स के लिए आइडियाज ले सकते हैं। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा और समय होंगे उसमें 3 घंटे। कक्षा नाइन्थ विज्ञान। चलिए देखते हैं चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे इसमें। हमारे आसपास के पदार्थ 6 नंबर का आएगा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? 7 नंबर का। परमाणु एवं अणु 7 नंबर का आएगा। परमाणु संरचना 7 नंबर। जो स्टूडेंट साइंस में बहुत रुचि रखते हैं, विज्ञान में, और आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं या इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, डॉक्टर बनने की फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत काम की है। और बहुत ध्यान से देखें, हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं हम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परमाणु संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ये देख लीजिए आप सब कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं ये। एक असली साइंस की शुरुआत हमारी 9th क्लास से होती है। तो इसमें जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, खास संसाधन, सुधार। 75 नंबर का आपका पूरा आपका पेपर आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। 6 सही विकल्प आएंगे, 6 रिक्त स्थान आएंगे, सतत आएंगे आपके 6। प्रश्न क्रमांक 4, वैसा ही जोड़ी 6 नंबर की आएगी। एक वाक्य में उत्तर 6 नंबर के आएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। जैसा कि आपका पहले जो पेपर हो चुके हैं सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। वैसे ही उतने उतने क्वेश्चन आएंगे। और आपको पता ही है कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के किस तरीके से आएंगे। सबसे पहला चैप्टर है स्टूडेंट हमारे आसपास के पदार्थ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट ये। तो हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपके सर ने, आपकी मैम ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश है, शिक्षक साथी पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अध्याय में पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये अवस्थाएं होती हैं। प्रस्तावना के बारे में पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य भी पढ़ना है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स के लिए काम की चीज़ें हैं, स्मरणीय बिंदु। इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये अंतर भी आता है लिखने के लिए। द्रव्य पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी अपने पास में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सही विकल्प रिक्त स्थान के आंसर देखना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर देखना है। वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है इसलिए। ठीक है, बाकी ये तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और ये आपने बहुत पहले से पढ़ भी रखा होगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि ठोस को, है ना, ठोस द्रव में कैसे परिवर्तित होता है, द्रव से गैस में कैसे परिवर्तित होता है, और गैस से ठोस में कैसे होता है। ये सभी क्रियाएं दी हुई हैं। अगर ठोस को गैस में करना है तो ऊर्ध्वपातन विधि है। गैस को ठोस में चेंज करना निक्षेपण विधि है ना। ऊपर गैस को द्रव में करना है तो वो संघनन विधि से हो सकता है। और द्रव को गैस में करना है तो वाष्पीकरण विधि से हो सकता है ना। चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये प्रतीक याद कर लीजिएगा आप, है ना। तापमान को मात्रक केल्विन होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर एम में, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है आपका किलोग्राम, भार का मात्रक न्यूटन एन में। ठीक है, ये सब राशियां आपकी दी हुई हैं। आयतन
घन मीटर, मीटर क्यूब, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब, दाब पास्कल। विषय वस्तु में पदार्थ क्या होता है? संसार की कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है, जैसे पेन, पेंसिल, किताब, टेबल, पानी आदि। ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप देख लीजिए। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ना। क्रियाकलाप 1.1 में आप देख सकते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्रियाकलाप 1.2 आप देख सकते हैं। 100 ml है ना। ये क्रियाकलाप आपने किया भी होगा, समझा भी होगा। चलिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये सब आपको है ना बुक में ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। पदार्थ की अवस्थाएं देख लीजिए। ठोस, द्रव, गैस, आकार कैसा होता है, आयतन, सीमाएं, संपीड़ितता, गतिज ऊर्जा, विसरण। चलिए और आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तापमान, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। गलनांक, गलनांक क्या होता है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं अपन 273.15 केल्विन होता है। ठीक है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। चलिए, ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। क्वथनांक देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है तो उसका क्वथनांक होता है। चलिए और देखते हैं आगे। ऊर्ध्वपातन, कुछ ऐसे पदार्थ जिसे गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस की अवस्था में बदल जाते हैं और उस गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दाब परिवर्तन पर प्रभाव, इसे देख लीजिएगा आप। वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपको समझाई होगी आपके टीचर्स ने, है ना। बहुत मेहनत करते हैं आपके टीचर्स आपको पढ़ाने में, इसलिए होमवर्क टाइम पे किया करें सब बच्चे। ठीक है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, आर्द्रता, सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, वायु की गति। चलिए, ये आ गए आपके मेन सही विकल्प, जल्दी से निकालिए और इनके आंसर आपको मिलने वाले नीचे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो पहले का आंसर है आपका 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरे का आंसर है आपका ठोस। तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है? तो इनका आंसर है आपकी ठोस, है ना। पदार्थ की अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, वो कौन सी होती है? आपकी द्रव। फिफ्थ वाला है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, ठोस। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? परासरण, नहीं, संपीड़ितता। गैसों को संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है। ठीक है। वो फिर द्रव रूप में बन जाती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। जल के कणों की ऊर्जा 373 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ नाम से जाना जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 273 केल्विन। 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है ना। क्या दिया हुआ है इसमें? के माइनस 273, हाँ, 300 माइनस 273 इक्वल 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करते हैं तो केल्विन में से 273 पर माइनस कर देते हैं। जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? इसका आंसर देख के पढ़ लीजिएगा। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। गलनांक को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। LPG एवं CNG का पूरा नाम लिखिए। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट आपके ये। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वाष्पीकरण चौथा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन पांचवा भी आपका इंपॉर्टेंट है। गलनांक भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघुत्तरीय प्रश्न, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो क्लास में समझाते समझाते ही याद हो जाते हैं। एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? ठोस के सामान्य गुण लिखिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, इसको आप पढ़ के जाइएगा, ये जरूर आता है। ये वीडियो मैं आपके है ना फाइनल पेपर के हिसाब से बना रहा हूँ। मेरे चैनल पे हरदम ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, जब चाहे आपको इसके आंसर देखना है, याद करना है, जब चाहे आप वीडियो को देखकर उसे देख सकते हैं। हाँ, और इसी के साथ में स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। सतह का क्षेत्रफल भी करता है, वायु गति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आर्द्रता की मात्रता, तापमान, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आते हैं। ठीक है, केल्विन को है ना, तापमान को केल्विन इकाई में ना सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस है ना, आपको है ना बस केल्विन की वैल्यू याद रखनी है 273, है ना। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस लगा के 273 जोड़ते जाइए, आपका आंसर बनता जाएगा, है ना। केल्विन से चेंज करना है तो माइनस करना पड़ेगा। देखो ये सवाल में जैसे माइनस कर रहे हैं ना, इस तरीके से। बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतरारूपेण का आरेख चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक के कुछ अन्य प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो ये इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा वाला। इसके साथ में कारण लिखिए वाले भी क्वेश्चन आते हैं। और हमारा इसी के साथ में फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आपने खूब अच्छी तैयारी की होगी और करिए, है ना। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल का नाम है समर एजुकेशन वर्ल्ड। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ में ही दो चैनल अपने, समर इंग्लिश वर्ल्ड और समर मैथ्स वर्ल्ड, को भी आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, जैसे कोई वीडियो बनेगी आपके पास में यूट्यूब पर उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। और जैसे ही आप अगली क्लास में आएंगे 10th में, 11th 12th में, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड पे और समर मैथ्स वर्ल्ड पे। 10th 11th 12th ग्रामर, इंग्लिश की, मैथ की वीडियोस, बहुत सारा मटेरियल उस पर डला हुआ है। आप अच्छी खासी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं। चलिए इसी के साथ में अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पर बात करते हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। तो शिक्षक साथी, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए हैं। प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए, थोड़ा प्रस्तावना इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ना चाहिए इस चैप्टर का। इस अध्याय में पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के बारे में है ना विचार करेंगे। और हमें पता है कि पदार्थ एक या अधिक अवयवों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ को रासायनिक रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। स्टूडेंट, पूरा की पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। आगे चल के बहुत सारे वीडियो बनेंगे, उन पे हम चैप्टर वाइज चैप्टर बात करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी मैं, लेकिन अभी इस वीडियो में कल आपका एग्जाम भी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बन रही है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी इनके आंसर चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के पास में विद्यार्थी वाली मॉड्यूल नहीं है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आज, तो मैं वो वीडियो भी देने वाला हूँ आपको। लेकिन पहले ये आंसर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर भी होते हैं, तो पहले इसे देख लीजिए। ठीक है, विषय वस्तु दी हुई है, शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे आप समझ लिया आपने तो समझो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, और मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आता है। तत्व में धातु 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 आते हैं, और मिश्रण में आपका समांगी मिश्रण में विलयन आता है, विषमांगी मिश्रण में निलंबन और कोलाइड आता है। स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। ये पूरे के पूरे पॉइंट आप पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहूँ तो मैं पूरे पूरे पॉइंट को समझा सकता हूँ आपको, लेकिन
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में सिर्फ जल्दी से जल्दी हमको आंसर देखना है, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। हाफ ईयरली वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वीडियो आपकी जो बन रही है वो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन रही है। एक ही बार में पूरा जब चाहे तब देखो, 1000 बार देखो, है ना। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा आप। विषमांगी मिश्रण को पढ़ लीजिएगा आप, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसी के साथ में विलयन के घटक, विलेय और विलायक। वह घटक जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। विलयन के गुण देख लीजिए, विलयन के गुण दिए हुए हैं आपके पास में पूरे, इनको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसकी ये सूत्र याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। निलंबन, निलंबन के बारे में पढ़ लीजिएगा, गुण पढ़ लीजिएगा इसके। कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन क्या होता है, विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक के होते हैं, तो वह कोलाइड विलयन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में स्टूडेंट ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन बनेगा, नीचे चल के देखना, नीचे वीडियो में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, शुद्ध पदार्थों के प्रकार देखिए, है ना। धातु, धातु के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। धातु, अधातु, उपधातु, ये तो तीनों पूरे टॉपिक आपको दिमाग में रखने हैं। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको पढ़ना। अधातु क्या होती हैं, उपधातु क्या होती हैं, मिश्र धातु क्या होती हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर। अभी देखो नीचे अपन को क्वेश्चन भी मिलेगा इसका, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टिंडल प्रभाव क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जल्दी से निकालिए, सही विकल्प के उत्तर निकाल लीजिए फटाफट से। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है आपका आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय होता है तो CO2। वायु एक विलयन है तो 5 का है आपका गैस में गैस का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है। बर्फ, जल तथा जल वाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। दूध एक कोलाइडी विलयन है। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम आपका क्या होता है, ठोस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम आपका द्रव होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। सही जोड़ी मिलाइए। पहला ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। कमरे के तापमान पर यह धातु होती है ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है ना। फिर जल, जल क्या है आपका, यौगिक है ना, क्योंकि दो तत्वों से मिलकर बना होता है। तन्यता नंबर 3, तन्यता है आपकी धातु, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। मिश्रण, मिश्रण वायु क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। और कोलाइड, पांचवे का क्या है आपका, दूध, कोलाइड, है ना। दूध एक कोलाइड विलयन होता है, ठीक है। कोलाइड विलयन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, देखो ऊपर उसमें दिया हुआ है, तो दूध को कोलाइड विलयन क्यों कहा जाता है समझ में आ जाएगा। सत्य असत्य, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है, सत्य। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, असत्य। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षण गुण असमान होंगे, असत्य। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, असत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शुद्ध पदार्थ क्या है ना। तो इसे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। संतृप्त विलयन क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतृप्त विलयन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलयन क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यौगिक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। आता है क्वेश्चन स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। कई बार तो हम जब चैप्टर समझते हैं तो चैप्टर समझने के बाद ही समझ में आ जाता है बहुत कुछ। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, है ना। तो विलयन की पहचान करें, तो ये ठीक है, देख लीजिएगा विलयन कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, है ना। तत्व कौन सा होगा, यौगिक कौन सा होगा, मिश्रण कौन सा होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स लघुत्तरीय प्रश्न।
एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को लिखिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, सवाल आता है आपका, इस सवाल को देख लीजिए। एक संतृप्त पीड़न बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घुला जाता है। इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और ये बहुत आता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में स्टूडेंट इसको पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का एक बॉक्स लिया तथा इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा पूरा देखकर। निम्नलिखित को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, पूछा भी जाता है ये आपसे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। कोलाइड इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और निलंबन भी है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कोलाइड क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं। कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। तो कोलाइड के 4 गुणधर्म आप देख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत आता है क्वेश्चन। हर चैप्टर में 5 या 6 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हें तो हमें याद करके रखना ही चाहिए। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परमाणु एवं अणु में अंतर देख लेते हैं हम यहाँ पर। शिक्षकों के लिए निर्देश है, शिक्षक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम, जो भी इसको देख रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं ना। उद्देश्य देख लीजिए इसका, और विषय वस्तु आपकी परमाणु परमाणु के बारे में है, क्योंकि ये है दिया हुआ परमाणु एवं अणु। तो परमाणु तत्व का वह सबसे छोटा कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। ये डेफिनेशन आपने परिभाषा कई बार पढ़ी होगी, आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा, फिर भी आप समझ लीजिए। और हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया, क्या सिद्धांत दिया, इसे देख लीजिएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश क्या क्या हैं, परमाणु है ना, परमाणु की विशेषताएं देख लो, ये सब कुछ दी हुई है परमाणु के बारे में। परमाणु के प्रतीक IUPAC पद्धति में लिखे जाते हैं, है ना। और तत्व और प्रतीक ये जरूर याद कर लेना स्टूडेंट। एल्युमिनियम Al होता है, आर्गन Ar, बैरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl। ये पूरे तत्वों के प्रतीक आपको याद होना चाहिए अगर आपको अच्छी साइंस सीखना है। तो आपको अच्छी से अच्छी साइंस सिखाने के लिए, और साइंस में 3 भाग हो जाते हैं आपके, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और जीव विज्ञान आपकी बायोलॉजी। तो ये चैप्टर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेके ये आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इनको आप देख रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो केमिस्ट्री की पहली शुरुआत का सबसे अच्छा ये जड़ होती है, स्टार्टिंग करने वाली है ना, केमिस्ट्री की ABCD, वो इसी चैप्टर से होती है, परमाणु एवं अणु से। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, आगे चल के हम हर एक चैप्टर पे बहुत ध्यान से तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना स्टूडेंट। चलिए अणु देख लीजिए, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, है ना। अब ये तरबूज क्यों दिया हुआ है, तरबूज की तुलना इसके, है ना, एक इसको कार्बन माना गया है, उसके 12 टुकड़े कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर कार्बन की तुलना हर एक तत्व से की गई है। अणु अणु के बारे में पढ़ना है। किसी अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, तत्वों के अणु एवं परमाणुता के बारे में देख लीजिए। यौगिक, संयुक्त तत्व, द्रव्यमान अनुपात, जल, है ना, जल में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, 1:8, अमोनिया, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 14 और 3। सूत्र इकाई द्रव्यमान, इसे देख लीजिएगा ध्यान से स्टूडेंट। ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालने की किस तरीके से निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, इसे देख लीजिएगा स्टूडेंट। आयन, बहुपरमाणुक आयन, रासायनिक सूत्र, संयोजकता। रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र देखिए HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र देखिए H2S। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3, है ना। इसके बाद में स्टूडेंट ये आयन का नाम भी पढ़ लीजिएगा, फिर संकेत पढ़ लीजिएगा, फिर आध्यात्मिक तत्वों के बारे में, है ना। फिर संकेत, किस पे आयन प्लस होता है, किस पे माइनस होता है ना, ये भी समझ लेना। बहुपरमाणुक आयन, संकेत, कुछ सरल यौगिकों के नाम देख लीजिए, ये आप लोग याद कर लीजिए अभी से ही, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCCl4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2,
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सब देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से निकालिए अपने सही विकल्प, है ना, इनके आंसर्स लगा लीजिए। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है क्या अणु? निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? इसका आंसर है ब, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है MgCl2। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? इसका होता है आपका NH4, है ना, ब्रैकेट के बाद में 2SO4। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। ये सूत्र कैसे बनते हैं आगे हम इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में और चर्चा करेंगे, ठीक है, वो भी आपको समझाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 136 ग्राम है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 और अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 ब्रैकेट के बाद में 2 and SO4 है ना, ब्रैकेट क्लोज टू। सत्य सत्य देख लीजिए। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, सत्य। फिर है द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, सत्य। पोटेशियम का प्रतीक K होता है, सत्य। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, सत्य। एल्युमिनियम द्विपरमाणुक होता है, असत्य। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? परमाणुओं का यह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? किसी यौगिक के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए H2SO4। सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए NaCl। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में स्टूडेंट, परमाणु से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अणु से क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। IUPAC क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्नों में अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 अंक वाले क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, ये है ना। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए, आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का होल ट्वाइस। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अणुओं के प्रकार लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। कुछ सूत्र तो 20-25 ऐसे याद कर लो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और आपको बनाना आ जाए तो अच्छी बात है, मैं सिखा दूंगा आपको बनाना आगे भी। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए, जैसे Al2SO4, है ना, ब्रैकेट क्लोज 3, CaCl2, K2SO4। अब हम बात करते हैं अध्याय 4, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ में अगर आपको स्टूडेंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसके आप लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। परमाणु संरचना, शिक्षकों के लिए निर्देश, प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत जरूरी है इसकी पढ़ना। पदार्थ परमाणुओं एवं अणुओं से मिलकर बने होते हैं और डाल्टन ने बताया कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, इसमें अपरमाणुक अणु भी विद्यमान रहते हैं। उद्देश्य, इसके बाद स्मरणीय बिंदु, इसे बहुत पढ़ लीजिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। विषय वस्तु, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में पूरा दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लीजिए स्टूडेंट। रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल किस तरीके से दिया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस तरीके से बनाया गया, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। और परिणाम, नील्स बोर का परमाणविक मॉडल, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको एक अच्छी केमिस्ट्री आगे चल के पढ़ना है, रसायन विज्ञान, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, तो ये आपके ये जो चैप्टर्स हैं क्लास 9th में, ये आपकी नींव को मजबूत करते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो आगे चल के ये पुरानी
किताबें आपको फिर से पढ़नी पड़े, इससे पहले ही आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखिए, इनको पढ़ लीजिएगा, बोरबरी का नियम पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, कक्षाएं जो होती हैं KLMN, है ना, नाभिक देख लीजिए, है ना। के कोश या कक्ष में 2 × 1 का स्क्वायर 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, है ना। फिर एल कोश में 8 होते हैं, एम में 18, एन में आपके 32। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। परमाणु संख्या के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, द्रव्यमान संख्या के बारे में, तत्वों का प्रदर्शन क्या होता है इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तत्वों के नाम याद रख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये 20 तत्व आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, और इनकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इनकी ट्रिक भी होती है याद करने की अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, हहे लीबे बक न ओ फने, और दूसरा है नामक अल्पी पस अलकर। और इससे ज़्यादा ट्रिकें होती हैं, मतलब इसकी इजी, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। विभिन्न तत्वों की परमाणु संरचना है, ये देख लीजिए इसको। परमाणु, ये जितने भी 20 तत्व थे ना, उनकी परमाणु संरचना ये आपकी दी हुई है। ये आवर्त सारणी के हिसाब से पूरा बने हुए हैं डायग्राम। इनको समझना पड़ता है, सब समझ में आ जाता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं ना, जैसे साइंस समझ में नहीं आती है, विज्ञान समझ में नहीं आती है, जब अच्छे से समझोगे सब समझ में आएगा, है ना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जब आपके पास समय नहीं है, आप उस पर समय खर्च ही नहीं करते हो, तो क्या समझ में आएगा। समस्थानिक, समस्थानिकों के उपयोग, समबाहरिक, इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से अब सही विकल्प के उत्तर निकाल लीजिए। एक तत्व में के समस्थानिक में होते हैं, है ना, क्या होते हैं, तो इसका आंसर है भ वाला आपका, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्लोरीन आयन में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है आपकी 8। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका 2 8 एक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो यह है परमाणु केंद्रक। सबसे पहले किस कण की खोज की गई थी, तो वो की गई थी इलेक्ट्रॉन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जे थॉमसन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, समस्थानिक। दूसरा है, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, समभारिक। अल्फा कण धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। सत्य असत्य चुनिए। थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, असत्य। एल्युमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, सत्य। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, असत्य। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, सत्य। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, सत्य। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, ठीक है। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, कोई आवेश नहीं होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए, 17Cl35, 17Cl37। निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए, ये देख लीजिए, है ना। कितने अच्छे तरीके से डायग्राम दिए हुए हैं आपके। इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस तरीके तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, है ना। सही जोड़ी देख लीजिए, गोल्डस्टीन, केनॉल रे। हाइड्रोजन समस्थानिक आपका दूसरे का तीसरा आ जाएगा आपका दवाला, नहीं दूसरे का आपका, हाँ 3 आंसर, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है उसमें। फिर तीसरे का है न्यू आपका, थर्ड पे है, हाँ थर्ड का आंसर है आपका न्यूट्रॉन, अनावेशित कण, ठीक है, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका आंसर है, Mg बोलते हैं उसको। कार्बन की कितनी होती है ना, 6 नंबर पे आता है परमाणु संख्या। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कैनाल किरणें क्या है, इंपॉर्टेंट है। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए, इंपॉर्टेंट है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा हुआ है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी। यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब तत्व की परमाणु संख्या क्या है। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। संभारिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट ही दिए हुए हैं, है ना जी। लेकिन जिसको मैंने वेरी वेरी IMP बोल दिया तो उसको तो आपको एकदम से बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट, इसकी एक वो भी होती है, क्या बोलते हैं, इसकी ट्रिक भी होती है, बताऊंगा मैं आपको आगे, है ना। फिर इसके बाद में है
देखो इसकी आपकी बनेगी ईंट पर नाचे, है ना? ई मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना? और टी से स्टार्ट होता है थॉमसन। पर मतलब पी से प्रोटॉन, है ना? और लेकिन पगो बोलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? पर र नहीं आएगा, पगो, है ना? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन, ना चे, ना से न्यूट्रॉन और चे मतलब चैडविक। परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित तत्वों में उनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करें। वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बहुत ये, है ना? इसी के साथ में और देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चनों में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए तथा प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, है ना? इसी के साथ में स्टूडेंट ये तो आप याद ही कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। ये बहुत क्वेश्चन आता है। अभी आप जितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वरना जितना मैंने बता दिए हैं वो फाइनल एग्जाम में तो कर ही लीजिएगा। समस्थानिक की परिभाषा लिखो तथा उसके अनुप्रयोग को लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है। इसके साथ में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। चलिए अब आता है स्टूडेंट्स आपका अध्याय 5। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। शिक्षकों हेतु निर्देश दिए हुए हैं इसमें, शिक्षक साथी पढ़ेंगे इनको, देख लीजिएगा, है ना? मैं भी आपके लिए एक शिक्षक हूँ, मैं भी इनको पढ़ रहा हूँ। चलिए प्रस्तावना, प्रस्तावना में देखते हैं। तो हम जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनमें से मुख्य रूप से किन चीज़ों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। मुख्य सामग्री ईंट है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटे छोटे कोष्ठों से मिलकर बना हुआ है और जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। आज हम जीवन की मौलिक इकाई के विषय में एवं कोशिकांग एवं उनके कार्य, कोशिका विभाजन एवं उसके प्रकार एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिका तथा पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं आवश्यक सामग्री। इसको आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, है ना? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने सर्वोत्तम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स आप पढ़ लेंगे, आपने पहले भी पढ़ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं, ये आपकी आंसर वाली पुस्तिका है, मॉड्यूल वाली बुक है आपकी आंसर वाली। चलिए कोशिका। बच्चों जब हम किसी बड़ी संरचना को देखते हैं तब वह वास्तव में कई छोटी छोटी संरचनाओं के योग से बनी हुई दिखाई देती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं की पुनरावृत्ति ही उस विशाल संरचना की घटक होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह सबसे छोटी संगठित संरचना इकाई है जो सभी जीवों की रचना करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, है ना? और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा स्टूडेंट। अब आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, फिर इसके बाद में केंद्रक, कोशिका द्रव्य, अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियाँ, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए जल्दी से अपने विद्यार्थी वाली मॉड्यूल निकालिए। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेना। ठीक है। तब तक जिनके पास में है वो इनके आंसर्स देख लें, और जिनके पास अगर नहीं भी हो ना तो कोई बात नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है सूक्ष्मदर्शी। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन से। यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? सिकुड़ जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है कोशिका विभाजन। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिका में। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। चलिए अब हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जीवन की मूल इकाई कोशिका, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक।
कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? पेशीय ऊतक। जोड़ियां बनाइए। जाइलम जल का संवहन, फिलोएम भोज्य पदार्थों का संवहन, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह, राइबोसोम आपका आएगा प्रोटीन, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, एंड गोल्गी बॉडी कोशिका के अंदर संगठन, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं और जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बीच में बता दूंगा, ठीक है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? पिनोसाइटोसिस किसे कहते हैं? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऐसे अंगकों के नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। रसधानी का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवण के दो कार्य लिखिए, लवक के, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में तीन अंतर बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत आता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए और इसके क्वेश्चन की संभावना बहुत होती है। ये आपका हाफ ईयरली में भी आ सकता है अगर चैप्टर आ रहा है, और ये जरूरी आएगा क्योंकि जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, तो ये तो आना ही आना है चैप्टर, ठीक है। और आपके त्रैमासिक में भी शायद आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। और फाइनल में ये जरूर आएगा इसका, इसलिए चित्र बनाना सीख जाइए। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। अंतर द्रवी जालिका, गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानियाँ। कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है समझाइए, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के प्रकार, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसे पढ़ना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन को चित्र सहित समझाइए। तो कोशिका का विभाजन कैसे कैसे होता है इसमें आप देख सकते हैं। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में याद करना बहुत जरूरी है, इसके आने की संभावना बहुत होती है। चलिए इसी के बाद हम अध्याय 6 की बात करते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश दिए हुए हैं, शिक्षक साथी इसको देखेंगे। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है और ये ऊतक सदैव एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आज हम ऊतक के विषय में पढ़ेंगे व निम्नलिखित अवधारणा को समझेंगे। पादप ऊतक व उसके प्रकार, पादप ऊतक के कार्य, जंतु ऊतक व उसके प्रकार, जंतु ऊतक के कार्य। महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उन्हें भी देख लेना है। चलिए और देखते हैं आगे हम। ऊतकों के अध्ययन को ऊतकी या ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को समझिएगा स्टूडेंट्स, है ना। पादप ऊतक, विभज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक, ठीक है, इसे देख लेना। पादप ऊतक, विभोजित विभो विभुज्योतिकी ऊतक, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वी विभज्योतक एंड अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक है। ये डायग्राम को आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए सहायक ऊतक, सपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऊतक के कार्य, क्या कार्य करते हैं ये? पेरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण। ये डायग्राम आपके इतने बढ़िया कलरफुल इसमें दिए हुए हैं स्टूडेंट, है ना, इसको समझने में आपको आसानी होगी। कॉलन का पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये अंतर आपका पूछा जाता है। चलिए जंतु ऊतक देखते हैं। तो पेशी ऊतकों के प्रकार, पेशी ऊतकों के प्रकार, है ना, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी, इनके बारे में अध्ययन करें स्टूडेंट। और ये देखें जाइलम और फ्लोएम में अंतर,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपका आता है क्वेश्चन। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज, है ना। और देखेंगे हम इसमें संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एवं लसिका, लिम्फ। कुछ अच्छे इसमें टेबल दिए हुए हैं। और पौधे के ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, लसिका, अस्थि, बॉन, उपास्थि। चलिए जल्दी से सही विकल्प देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक है वाहिका। पैरेन्काइमा कोशिका भित्ति होती है, पतली भित्तीय दीवार। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं पैरों में। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, एडिपोज ऊतक। किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्क्लेरेन काइमा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जाइलम फाइबर का कार्य सहारा देना। दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, स्नायु। प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। उपास्थि नहीं पाई जाती वृक्क में। अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है स्क्लेरेन काइमा। रक्त का आधात्री भाग कहलाता है प्लाज्मा। पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा। सत्य असत्य। प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, सत्य। कॉर्क एधा पार्श्वभज्योतक का उदाहरण है, सत्य। मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, सत्य। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य। विभज्योतक मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सत्य। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक हैं, सत्य। हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, असत्य। निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, सरल शल्की एपिथीलियम। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों को जोड़ता है, कंडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, फिलोएम। ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है, एडिपोज ऊतक। तरल अघात्री सहित ऊजक संयोजी ऊतक का नाम लिखिए, आपका रक्त। मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम लिखिए, ये है तंत्रिका ऊतक। ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जाइलम ऊतक। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक, स्नायु ऊतक। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का सम्मान करते हैं। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। सही जोड़ी बनाइए। संयोजी ऊतक, इसका आएगा आपका पांचवा रक्त। तंत्रिका ऊतक का क्या आएगा आपका? फोर्थ वाला न्यूरॉन। नारियल का रेशेदार छिलका, तीसरे का आएगा फर्स्ट है स्क्लेरेन काइमा। हृदय की पेशियां, इसका आएगा आपका तीसरा अनैच्छिक पेशी। आंख की पलक, पांचवे का दूसरा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। फिर छठवा है आपका पत्तियों से भोजन का परिवहन, ये आएगा आपका फ्लोएम। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ऊतक को परिभाषित करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पैरेन्काइमा व कॉलेनकाइमा में क्या अंतर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये आता है पेपर में। और स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जाइलम एवं फिलोएम में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप जरूर याद कर लें, ये आपका पेपर में आता है। हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल ऊतक, जटिल ऊतक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो अंतर आपको याद करना चाहिए 3-4 इस पार्ट की। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए स्टूडेंट। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को बताइए। पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत। निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए। स्टूडेंट्स वैसे तो हमको रोज डेली 2-2 क्वेश्चन करके याद करना चाहिए, ताकि पेपर के टाइम पे ऐसा ना हो कि हमको बिल्कुल याद ना हो तो हम पछताएं बाद में, है ना। इसलिए अब आप एक ऐसा नियम बनाइए कि डेली 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के याद करना ही है। निम्नलिखित दी गई तालिका को पूर्ण करें। ऊपर स्थायी ऊतक आ गया है, जटिल, इनको भरना है अपन को। तो कैसे भरेंगे? स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या आ रहा है आपका? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
और जटिल ऊतक में क्या आ रहा है आपका? जाइलम और फ्लोएम। अब बात करते हैं अध्याय 7 गति। ठीक है स्टूडेंट, तो शिक्षकों के लिए निर्देश है गति का, अवधारणा की समझ, शिक्षण विधि, मूल्यांकन के सामान्य निर्देश। शिक्षक साथी ध्यान दे रहे हैं इस पे, है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आसपास की कई वस्तुओं को देखते हैं जिसमें कुछ वस्तुएं स्थिर एवं कुछ गतिशील होती हैं। इन स्थिर व गतिशील वस्तुओं की सूची तैयार करें। आप कौन सी वस्तुओं को गतिशील कहेंगे? घड़ी के मिनट एवं घंटे के कांटे स्थिर हैं या गतिशील? ठीक है, अब ये आप पढ़ लीजिएगा। विराम, विराम की अवस्था क्या होती है? गतिमान अवस्था क्या होती है? इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपने स्टडी की होगी इसके बारे में। गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है। दूरी एवं विस्थापन की बात करें तो दूरी और विस्थापन के बारे में ही पढ़ना है ना। इसके बाद में दूरी एवं विस्थापन, है ना। दूरी एवं विस्थापन बोरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत आता है ना। चाल, चाल कैसे कहते हैं? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। इसका मात्रक याद कर लेना, मीटर प्रति सेकंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटे है। वेग, निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। असमान चाल, औसत चाल कुल तय दूरी बटे कुल समय अंतराल। इसी प्रकार औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, असमान चाल। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गतिविधि, है ना। जब वस्तु स्थिर है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? जब वस्तु एक समान से वेग से गतिमान है तो उसका कैसे बनेगा? है ना, ग्राफ का ढाल बराबर में वेग। दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, इसके बारे में आप पढ़ लेना, है ना। गति के समीकरण, ये स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये अभ्यास कक्षा कार्य दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स ये सवाल हैं, और इन सवालों में ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। इंटू प्लस माइनस डिवाइड करना है ना, गुणा भाग से हो जाएंगे सवाल। बस आपको इसके सूत्र अच्छे तरीके से याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। गति के प्रथम समीकरण से अगर निकालना है तो उसमें रख देंगे वैल्यू, आपके आंसर आ जाएगा। गति के द्वितीय समीकरण से निकालना है, उसमें रख देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मेरी बात को सुनिए स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं वो पूरे के पूरे मॉड्यूल वाली बुक से आ रहे हैं, और मॉड्यूल वाली बुक में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर किसी के पास में मॉडल वाली बुक नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ भटकने की, सीधा समर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपको विजिट करना है, और उस पर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल रही हैं। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे गतिशील अवस्था में कहते हैं। चलिए जल्दी से सही विकल्प देख लीजिए इस पार्ट के। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थानों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक ms, है ना, पावर -1। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है? तो ए बी में हमारा ग्राफ एक समान है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपकी द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। औसत चाल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। औसत चाल का सूत्र याद कर लीजिए, औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए, तो a बराबर में v माइनस यू अपॉन में टी। मंदन किसे कहते हैं? मंदन का सूत्र एवं मात्रक लिखिए, है ना, तो मंदन बराबर में v माइनस यू बटे टी। चाल और वेग में अंतर बताइए, तो चाल और वेग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिए आप, ये पेपर में बहुत आता है। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो निम्न सारणी के लिए वेग समय ग्राफ बनाइए तथा कार द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। रमेश अपने घर से 8 AM पर निकलता है एवं 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है, वहां 15 मिनट रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। इसको आप देख लीजिएगा। वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण ज्ञात करो, है ना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देख लीजिएगा। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों गरजने की आवाज़ आप तक पहुंचती है। तो इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं अपनी कक्षा में बैठकर, अपनी क्लास में बैठ के अपने शिक्षकों से पूछा करें। शिक्षकों को भी बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो बताने की भी कोशिश करते हैं,
है ना। और वैसे तो आपको पढ़ाते ही अच्छा है। चलिए देखते हैं अब आगे और। ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित वेग समय वक्र की सहायता से गणना कीजिए वस्तु का त्वरण, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अध्याय 8, बल एवं गति के नियम। शिक्षकों के लिए निर्देश, अवधारणा की समझ, शिक्षण विधि, गतिविधि हेतु सामग्री, मूल्यांकन के सामान्य निर्देश, है ना। प्रस्तावना, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। छात्र अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है जिसमें कई वस्तुएं स्थिर एवं गतिशील होती हैं, उसे स्थिर एवं गतिशील वस्तुओं की सूची तैयार करने को कहते हैं। वस्तुओं में गति होने का कारण पूछते हैं। इस प्रकार छात्र बल के विषय में अवधारणा बनाता है। बल की परिभाषा, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, अर्थात खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। एक वस्तु जो विराम अवस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए इसी प्रकार बल लगाना होगा। कोई वस्तु जो गति अवस्था में है इसे विराम अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाना होगा। चलिए संतुलित तथा असंतुलित बल क्या होता है इसे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतुलित बल के प्रभाव, असंतुलित बल, और जिसको भी पढ़ना है तो वीडियो को बीच बीच में रोक के आसानी से पढ़ सकता है ध्यान से, है ना। अभी अपना कल एग्जाम है इसलिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। और आगे हर एक चैप्टर पे हम अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे और इनको मैं काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, उस पर वीडियो बनते रहेंगे। असंतुलित बल के प्रभाव, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम। स्टूडेंट न्यूटन की गति का प्रथम नियम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपसे आज भी पूछा जाएगा, कल भी पूछा जाएगा, और जब तक आपके पास में साइंस रहेगी तब तक आपसे ये पूछा ही रहेगा, है ना। न्यूटन की गति के सब नियम पूछे जाते हैं आपसे। ये आपका 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। अगर आप, है ना, फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स मतलब भौतिक वाली बात कर रहे हैं हम लोग। अभी आपके भौतिक के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, भौतिक रसायन के, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जब तक हमारे पास में फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, साइंस रहती है तब तक हमसे ये पूछे ही जाते हैं। और क्यों ना हम अच्छा हो कि हम क्लास 9th में इन्हें अच्छे से समझ लें। गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम क्या होता है, ठीक है। और आगे की वीडियो में मुझे समझाना भी है हर चैप्टर के हिसाब से। तो अभी तो है ना, सबसे पहले आपको इसके आंसर्स पता चलना चाहिए, सही विकल्प और रिक्त स्थानों के आंसर और लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर। और जब भी स्टूडेंट आपकी अगर कॉपी वगैरह कंप्लीट ना हो, या आप पीछे रह जाएं, या आपकी मॉड्यूल वाली कंप्लीट ना हो, तो आप इस वीडियो को खोल के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर्स को। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गति का तृतीय नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। असमान द्रव्य की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा, हल्की वस्तु का। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा, एम वी। किसी वस्तु के जड़त्व की माप है द्रव्यमान। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिएगा। गति का प्रथम नियम लिखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लो आप। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे पढ़ लीजिएगा। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, इसे देख लीजिएगा स्टूडेंट। नंबर 5 है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, इसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है दीर्घ उत्तरीय। न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है ये, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक 2 किलोग्राम की वस्तु पर, है ना, 2s के लिए एक नियत बल कार्य करता है जिस जो इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट। 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात करो, ठीक है। नंबर 10, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर या रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने पर बल की गणना करो। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। ये सवाल स्टूडेंट आप समझा करो, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा, या फिर एक काम कर सकते हैं आप अपनी क्लास में, कक्षा में आप अपने शिक्षकों से बोलिए कि सर इनको समझा दो, है ना। निम्न चित्र की सहायता से गणना कीजिए, ठीक है। क्रिया बल लगने वाली वस्तु, क्रिया बल की दिशा, प्रतिक्रिया लगने वाली वस्तु, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट ये। शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, अवधारणा की समझ, शिक्षण विधि। देखिए गुरुत्वाकर्षण प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण के
गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम दिया हुआ है, इनके सूत्र दिए हुए हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट। दाब क्या होता है, दाब के सूत्र क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान। पिछले अध्याय में हमने सीखा किसी वस्तु की चाल बदलने या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सभी देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है या पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इन सबको वृत्तीय गति कराने के लिए प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदलना आवश्यक है। अर्थात चंद्रमा, ग्रह आदि पर अवश्य कोई बल कार्य कर रहा है जो इन्हें वृत्तीय गति करा रहा है। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण के बल को इसको याद कर लीजिए आप, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण के लिए जी के सार्वत्रिक नियतांक है, एफ बराबर में जी एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, मुक्त पतन तथा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, बल बराबर, सूत्र याद कर लीजिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, एफ बराबर में एम जी, एफ बराबर में जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे वाली वीडियो को आप वेट करिएगा, उसमें मैं समझा दूंगा आपको। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ लीजिएगा। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। ठीक है, प्रणोद तथा दाब, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। तरलों में दाब क्या होता है, उत्प्लावकता क्या होता है। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना भी है तो आप वीडियो को बीच में रोककर पढ़ सकते हैं, वरना आपकी साइंस की बुक में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आर्क फ्रीज का सिद्धांत क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं तो वह अपने डूबे हुए भाग के आयतन जितना तरल हटाती है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्क फ्रीज का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे। घनत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भार का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम, इनको याद कर लीजिएगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, तो यह एक चौथाई रह जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक है, एन एम स्क्वायर के जी इनवर्स। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, मतलब 12 किलोग्राम ही होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, 5 न्यूटन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। मतलब पृथ्वी की सतह पर जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुवों पर गुरुत्वीय बल का मान सबसे अधिक होता है स्टूडेंट। गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, न्यूटन ने। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, एक न्यूटन और एक आइंस्टीन। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, उपरोक्त सभी। गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब अभ्यास हेतु प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद भी करना है, इसका डायग्राम बनाना है और इसका फॉर्मूला याद करना है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे याद करके इसका फॉर्मूला बनाना है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट, इसमें लगा लीजिएगा आप वेग का सूत्र लगा लीजिएगा, v बराबर में रूट के अंदर 2gh। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका कितना भार होगा, तो इसे स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, इस सूत्र रख दीजिए इसके अंदर। भार बराबर में होता है w बराबर में mg, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में आर्क फ्रीज का सिद्धांत लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आता है पेपर में। अध्याय 10 की बात करते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। कई सारे चैप्टर अगर हम 9th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10th में हमारा अच्छे से उसका रिवीजन हो जाता है। अवधारणा की समझ, शिक्षण विधि, गतिविधि हेतु सामग्री, मूल्यांकन के सामान्य निर्देश, उद्देश्य, प्रस्तावना हम पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न क्रियाकलाप जैसे साइकिल चलाना, पढ़ना, किसी वस्तु को हटाने का प्रयास करना, रबर का खींचना, स्प्रिंग का खींचना व छोड़ना, गेंद को लुढ़काकर दूसरी गेंद से मारना आदि में निहित भौतिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करना एवं उपरोक्त घटनाओं में निहित कार्य एवं भौतिक भाषा में कार्य की समझ विकसित करना। प्रस्तावना पढ़ ली स्टूडेंट हम लोगों ने। इसके बाद में कार्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन होता है तो इसे कार्य कहते हैं, और कार्य एक अदिश राशि है
कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उदाहरण अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा स्टूडेंट, उदाहरण से हमें अच्छे समझ में आता है। और वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिविधि, गतिविधि को समझ लेना स्टूडेंट। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र याद कर लेना, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m बराबर में द्रव्यमान तथा v बराबर में वेग। स्थितिज ऊर्जा को पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है। आपने गुलेल की सहायता से पत्थर को फेंका होगा। पत्थर में गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? वस्तु की स्थिति, आकार या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना, ठीक है, किया गया कार्य W बराबर में F इंटू एच, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद कर लेना स्टूडेंट, V बराबर में mgh। ऊर्जा का संरक्षण नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये टॉपिक, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर में आता है आपका। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, ये इसके बारे में देख लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए अब अंकित प्रश्न देख लेते हैं। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर रखी है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है दोनों, है ना। इसका आंसर है, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य शून्य हुआ। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है 1 किलोवाट। अजय एवं विजय, जिनका भार समान है, अलग अलग रस्तों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अजय 8 मिनट चढ़ने में 20 सेकंड लेता है तथा विजय 8 मिनट चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। किसकी शक्ति अधिक है? अजय। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। तो ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले स्टूडेंट। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इसी प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तथा अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है या करती है? 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। आगे वीडियो में स्टूडेंट मैं समझाऊंगा इन सब क्वेश्चन को, है ना, जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, जो सवाल टाइप के आपके आ रहे हैं। और आपकी कक्षा में आप अपने शिक्षकों से भी बोलिएगा कि वो आपको अच्छे से समझाएंगे, और वो समझाते भी होंगे, है ना। किसी खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वर्णन कीजिए। 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसे रोकने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट। सबसे ज्यादा है ना सूत्रों का खेल है। गतिज ऊर्जा K1 बराबर में 1/2 mv², ये लगा देंगे फॉर्मूला, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अध्याय 11 ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि, शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, अवधारणा की समझ, शिक्षण विधि दी हुई है, विषय वस्तु दी हुई है, उदाहरण दिया हुआ है आपका ये ध्वनि का संचरण। वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं। चलिए और देखते हैं संपीड़न। संपीड़न, जब कोई वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है, इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है। विरलन, विरलन के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। ध्वनि तरंग का बनना, जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। तरंग दैर्ध्य, ठीक है। फिर इसके बाद में आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, अथवा दो क्रमागत संपीड़न या विलयन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड है और इसे टी से दर्शाया जाता है। आवृत्ति क्या होती है स्टूडेंट? इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आयाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तारत्व क्या होता है? प्रबलता क्या होती है? ध्वनि की गुणता क्या होती है? ध्वनि की गुणता। तरंग का वेग, तरंग का वेग क्या होता है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल पदार्थ माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह संचरित होती है। ठीक है। पराध्वनिक, सुपरसोनिक चाल, ध्वनि बूम, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग क्या क्या हैं?
प्रतिध्वनि क्या होती है, स्टेथोस्कोप इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, सभ्यता परास क्या होता है, अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है, स्वर्ण सहायक युक्ति क्या होती है, पराध्वनि के अनुप्रयोग, इको का इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, अनुरणन, प्रतिध्वनि एवं अनुरणन में अंतर। चलिए सही विकल्प देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, स्टील। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सही जोड़ी मिलाइए। ध्वनि से अधिक गति से चाल, है ना। इनके उत्तर इसमें दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना। शब्दता परास, अपशब्द ध्वनि, पराशब्द ध्वनि, माइक्रोफोन। एक वाक्य में उत्तर। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, 0.1 सेकेंड। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए शब्दता परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का कौन सा विलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है, ध्वनि का तारतम्य। इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। ध्वनि की प्रबलता से क्या आशय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, चमका, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अनुरणन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। अन्य प्रश्न भी है इंपॉर्टेंट। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, सचित्र विवेचना कीजिए, मतलब चित्र बनाइए। किसी धातु के ब्लॉक में 200 का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। इसी के साथ में स्टूडेंट अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार, शिक्षकों के लिए निर्देश, प्रस्तावना। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक फसल तथा पशुधन को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें पढ़ना है अपन को फसल उत्पादन, फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। फिर फसल उत्पादन का ये अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। तो फसल उत्पादन के अंतर क्या क्या आता है, फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। उच्च उत्पादन, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वता काल में अंतर, व्यापक अनुकूलता, किस्मों में सुधार, पोषक प्रबंधन, खाद उर्वरक सिंचाई, मैदान में सुरक्षा, बीमारी से बचाव, खरपतवार से बचाव, कीट से बचाव। फसल की किस्मों में सुधार, फसल की किस्म में सुधार के कारक हैं अच्छे और स्वस्थ बीज संस्करण, विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधे के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, ठीक है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल उत्पादन प्रबंधन, पोषक प्रबंधन, सिंचाई, फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न। पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, है ना, वृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। फसलों के प्रकार, अनाज, बीज, दालें, सब्जियां, मसाले व फल, इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। फसलों का मौसम दो प्रकार का होता है, खरीफ फसल तथा रबी की फसल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन बनता है और ये आता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में पढ़ लीजिएगा। पीड़कनाशी, फसल उगाने के तरीके, मिश्रित फसल, अंतर फसलीकरण, फसल चक्रण, मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग, अंतर फसलीकरण, इंटर क्रॉपिंग, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। सिंचाई, सिंचाई के तरीके, कुएं, खुदे हुए कुएं या खुदे कुएं, नलकूप, नहरें, नदी उन्नयन प्रणाली, तालाब, पानी का संचरण, इसके बारे में देख लीजिएगा सब कुछ। खाद तथा उर्वरक, खाद मैनर एंड खाद तथा उर्वरक के उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
खाद के विभिन्न प्रकार, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आता है पेपर में। उर्वरक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। खाद तथा उर्वरक में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उर्वरक, पशुपालन, पशुपालन के प्रकार, पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य, पशुपालन के लाभ, है ना। मुर्गी पालन क्या होता है, ब्रॉलर्स और लेयर्स क्या होती हैं। चलिए देखो आगे, मधुमक्खी पालन, वेरी इंपॉर्टेंट। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, नीचे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले का क्या है इसका आंसर, खरीफ फसल। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है ना। ऊपर भी क्या था, वर्षा ऋतु वाली खरीफ फसल। और ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं तो वो आती हैं आपकी नंबर ब, है ना, उसका नाम क्या है, रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं, खरीफ वाली फसल कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जी। तो तीसरे का आंसर आ रहा है इसमें आपका द, है ना। तो खरीफ फसल है, उपरोक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं, 4 पे भी आंसर है द, मतलब उपरोक्त सभी हैं, गेहूं, चना, मटर। निम्नलिखित में से कौन किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन सुधार किया जा सकता है, तो 5वें का आंसर है द, उपरोक्त सभी। फसल की किस्में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है, तो 6वें का आंसर है स्टूडेंट आपका अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है तो इसे कहा जाता है अंतरा किस्मीय। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका उर्वरक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने को इनके आंसर्स नहीं दिए हुए, चलिए स्टूडेंट बता दूंगा मैं आपको आंसर अगली उसमें वीडियो में। सत्य सत्य चुनिए। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, असत्य, मतलब ज़्यादा होती है। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं, सत्य। देशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, असत्य। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, सत्य। उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम अ से कॉलम ख। वृहत पोषक फास्फोरस, सूक्ष्म पोषक कॉपर, वर्मी कंपोस्ट केचुआ, नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक, नीलहरित शैवाल जैविक उर्वरक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। बॉस इंडिक किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, गाय। बॉस इंडिक बताओ, ठीक है। वैज्ञानिक नाम जो है ना गाय का, वो क्या होता है, बॉस इंडिक। बॉस बुबेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, भैंस का। और जर्सी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें हैं, गाय। गाय की नस्लें होती हैं कौन कौन सी, जर्सी और साहिवाल। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, इंपॉर्टेंट। अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरा फसलीकरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बृहत पोषक क्या है और इन्हें बृहत पोषक क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर पेपर में आता है स्टूडेंट। चारा फसलें क्या होती हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, हरी खाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरी खाद के लाभ, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रॉयलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, इसे पढ़ लीजिएगा। सिंचाई के 3 स्रोतों के वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण तथा 2 दोष लिखिए, इंपॉर्टेंट। मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फसल चक्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पूरे ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन क्या है, इसे पढ़ लीजिएगा। किन अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए मुर्गी पालन में प्रयुक्त मुर्गी की नई किस्में विकसित की जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर आगे देखते हैं, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, इंपॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट, अब आपका पेपर इस टाइप से आएगा। यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है पैटर्न उदाहरण वाला, 75 नंबर का पेपर है आपका, 3 घंटे का होगा। सही विकल्प होंगे 6, रिक्त स्थान होंगे 6, सतत होंगे 6, सही जोड़ी 6, एक शब्द में उत्तर 6, ठीक है। पैटर्न तो वैसे ही आएगा जैसा आपका आता है। सही विकल्प देख लीजिए, देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, न्यूनतम विषण का गुण पाया जाता है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर भर के रखा जाता है, सोडा जल विलयन में विलय होता है, वायु एक विलयन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। सत्य सत्य चुनिए। देखो 6 आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं, 6 आपके सत्य सत्य दिए हुए हैं।
सही जोड़ी दी हुई है आपकी कितनी 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। ये आपके 6 दिए हुए हैं पूरे। लघु उत्तरीय प्रश्न। ये इतने इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है ये वाले, आप इनको जरूर पेपर के टाइम पे जब आपका फाइनल एग्जाम हो, और अगर अभी भी पढ़ेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम है, तो भी आपके लिए बहुत काम के हैं। इनमें से कम 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, गलनांक को परिभाषित कीजिए, मिश्रण से क्या समझते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, एक मूल से क्या समझते हैं, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, संभारिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 2 कार्य लिखिए, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बीच में बताया था कि इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए, एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं, कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों, यहाँ पे चकती गलत लिखा हुआ है। संवेग संरक्षण का नियम बताइए, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, भार को स्पष्ट कीजिए। 2 बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रस्तों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है। अथवा एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को लिखिए। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। अथवा ध्वनि तरंगों के परावर्तक के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण लिखिए। पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है बीच में। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या अभिप्राय, तात्पर्य उदाहरण सहित समझाइए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। जाइलम एवं फिलियम बताया था मैंने क्वेश्चन आपको। पौधों में वाष्पोषण बताया था। सोनार की कार्यविधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 21 बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, डबल रिपीट हो गया है। अथवा रदरफोर्ड के परमाणु बल को चित्र सहित समझाइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका सामग्री चित्र बनाइए। ये हमने बीच में चर्चा की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन स्टूडेंट, इतने क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये कुछ लिंक दी हुई है, इनको देख लीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स समर एजुकेशन वर्ल्ड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए ये, जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और समर मैथ्स वर्ल्ड। और स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए वाकई में हेल्प होती है, आपके पेपर अच्छे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सके अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं जो आप इस क्लास में आने वाले हैं, या जो आपके अगली क्लास में पढ़ रहे हैं, आपसे बड़ी क्लास में 10th 11th 12th में, उनको इसके बारे में बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।